हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं कहानी इंस्टा मल्टी मिलियनियर वेटर। दोस्तों, आज के एपिसोड नंबर 14 में आपका मैं मनदीप फिर से स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। आज आईने में सिर्फ और सिर्फ एक खौफनाक, अजय और बेहद हैंडसम अरबपति देवांशु ओबरॉय खड़ा था। उसकी उंगली में वो जादुई रिंग और कलाई पर रोलेक्स घड़ी उसके रुतबे में चार चांद लगा रही थी। जब देव तैयार होकर नीचे हॉल में आया तो उसका इंतजार सुनैना कर रही थी। और जब देव की नजर सुनैना पर पड़ी तो पूरे विला का समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। सुनैना ने भी उसी मिडनाइट ब्लू रंग का एक बड़ा शाही, भारी और डिजाइनर इंडो वेस्टर्न लहंगा पहना था। उस पूरे गाउन पर असली सिल्वर के तारों के बड़े बारीक और खूबसूरत कढ़ाई की गई थी। गाउन का फ्लेयर इतना बड़ा था कि भव्य था, कि वो सचमुच किसी महल की राजकुमारी लग रही थी। उसके गले में एक बहुत ही नाजुक कीमती डायमंड चोकर सेट था, जो देव ने कल ही मंगवाया था। उसके खुले बाल, उसका वो नेचुरल और दमकता हुआ चेहरा देव के साथ मैच करते मिडनाइट ब्लू रंग का सुनैना का इतनी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी कि देव अपनी पलक के झपकाना ही भूल गया था। तभी सुनैना ने देव के उस मैचिंग सूट में देखा तो उसके गाल शर्म से लाल हो गई। सुनैना ने अपनी नजरों को हल्का सा झुकाकर बहुत ही मीठी आवाज में पूछा, हम हम दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं ना? आगे से देव धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। उसने बड़ी ही नजाकत से सुनैना का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके हाथ पर एक किस करके सुनैना की आंखों में डूब कर कहा, एक जैसे नहीं सुनैना, हम दोनों मिलकर एक मुकम्मल दुनिया लग रहे हैं। आज जब हम इस लिबास में द ग्लास हाउस के रेड कारपेट पर एक साथ कदम रखेंगे तो इस शहर के उन सारे घमंडी लोगों की आंखें चौंधिया जाएगी। आज तुम मेरी रानी नहीं, मेरी बादशाहत हो। उसकी ये बात सुनकर आगे से सुनैना के होठों पर एक बहुत ही गर्व और प्यार भरी मुस्कान आ गई। तभी रियांश और विराट भी सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गए। टॉम फोर्ड और अरमानी के उन डिजाइनर सूट्स, आंखों पर गहरे काले चश्मे, कलाई पर रोलेक्स की घड़ियों के साथ वो दोनों भी किसी अंडरवर्ल्ड के खूंखार स्टाइलिश कमांडर्स की तरह लग रहे थे। रियांश ने सीटी बजाकर कहा, क्या बात है भाई देव और भाभी जी। कसम से अगर आज हॉलीवुड के कैमरे भी यहाँ आ जाएं तो वो भी तुम्हारे इस लुक के सामने फेल हो जाएंगे। हम तो तुम्हारे बॉडीगार्ड लग रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर सब लोग जोर से हंस पड़े। तभी लक्ष्मी जी अपनी उस महारानी वाली कांचीवरम साड़ी में आ गई। पूरा परिवार अब एक विशाखापट्टनम शहर पर राज करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तभी देव ने अपने बाउंसर को इशारा करके ऑर्डर देकर कहा, गाड़ियां निकालो। विला के बाहर का नजारा किसी बहुत बड़े मिनिस्टर वीवीआईपी काफिले से कम नहीं था। सबसे आगे दो बड़ी ही भारी और खूंखार ब्लड प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ियां थी, जिसमें काले चश्मे पहने और देव के 10 बाउंसर्स बैठे थे। उसके ठीक पीछे देव और सुनैना के लिए एक चमचमाती रोल्स रॉयस फैंटम खड़ी थी, जो दुनिया की सबसे लग्जरी गाड़ियों में से एक मानी जाती है। उसके पीछे लक्ष्मी जी, रियांश और विराट के लिए एक बहुत ही शानदार मर्सिडीज मैकबे खड़ी थी। सबसे पीछे सिक्योरिटी के लिए दो फॉर्च्यूनर फिर से खड़ी थी। तभी देव ने रोल्स रॉयस का दरवाजा खोला। सुनैना बड़ी शान से अंदर बैठी। देव उसके बगल में बैठ गया। बाकी सब भी अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हो गए। तभी देव ने ड्राइवर को निर्देश देकर कहा, सरीपुरम। तभी डायमंड क्लास सोसाइटी के भारी लोहे के गेट खुले। वो करोड़ों रुपए का शाही और खौफनाक काफिला विशाखापट्टनम की उन चौड़ी सड़कों पर बहुत ही भारी गूंज के साथ आगे बढ़ने लगा। आज शहर की सड़कों पर कोई खौफ नहीं था। जोगिंदर का अंत हो चुका था। आज सड़कों पर जो लोग अभी भी काफिले को गुजरता हुआ देख रहे थे, वो बस रुककर उस रुतबे और उस रोल्स रॉयस गाड़ी को मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। करीब 45 मिनट के शाही सफर के बाद वो काफिला सरीपुरम के उस सबसे बड़े और पॉश वीआईपी चौराहे पर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर रोल्स रॉयस के अंदर बैठे सुनैना की आंखें फट गई। चौराहे पर स्थित वो 8,000 स्क्वायर फीट का द ग्लास हाउस आज किसी आम रेस्टोरेंट जैसा नहीं लग रहा था। वो साक्षात स्वर्ग से उतरी किसी चमकती जादुई बिल्डिंग की तरह लग रहा था। पूरी बिल्डिंग को शीशे और स्टील से बड़े ही अल्ट्रा मॉडर्न रॉयल डिजाइन दिया गया था। शीशे की दीवारों से अंदर की वो पीली वार्म रोशनी और वो करोड़ रुपए के इटालियन झूमर बाहर तक चमक रहे थे। बिल्डिंग के सबसे ऊपर बहुत ही बड़े सुनहरे और 3D अक्षरों में लिखा हुआ था,
सुदेव नाम के आसपास बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजावट की गई थी। बिल्डिंग के बाहर से लेकर सीधे मेन रोड तक एक बहुत लंबा और मखमली रेड कारपेट बिछा हुआ था। रेड कारपेट के दोनों तरफ मखमली रस्सियां और सोने के खंभे लगे थे। इस ग्रैंड ओपनिंग का इंतजाम देखकर ब्रोकर मुनीश और इंटीरियर डिजाइनर आकृति मल्होत्रा ने ये सब काम किया था। वहीं आज सुदेव के इनॉग्रेशन में कई आम लोग भी नहीं आने वाले थे। देव ने मुनीश के जरिए पूरे विशाखापट्टनम शहर के मिलेनियर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, शहर के मेयर और स्थानीय विधायक और पुलिस कमिश्नर तक को इनवाइट किया था। कार्ड पर इनविटेशंस देने का नाम लिखा था मिस्टर देवांशु ओब्रॉय। ये नाम कल ही पूरे शहर में एक मिस्ट्री बना हुआ था। बड़े बड़े रईस जानना चाहते थे देवांशु ओब्रॉय कौन है, जिसने रातों रात 12 करोड़ की बिल्डिंग कैश में खरीदी, जिसने रातों रात 40 करोड़ का डब्ल्यू लाउंज खरीद लिया। और अंडरवर्ल्ड में दबी जबान ने यह चर्चा थी कि ओब्रॉय ने कल जोगिंदर का 100 करोड़ का शराब का गोदाम जलाकर स्कॉर्पियन ग्रुप का अंत कर दिया है। इस रहस्यमय और खौफनाक मिलेनियर को देखने के लिए शहर का पूरा वीआईपी तबका आज ग्लास हाउस के बीच मौजूद था। रेड कारपेट के दोनों तरफ मीडिया के कैमरे, फोटोग्राफर्स और जर्नलिस्ट की एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। फ्लैश लाइट्स लगातार चमक रही थी। तभी वहां बैठे एक बिल्डर ने अपने पास बैठे दूसरे आदमी से पूछा, ये कौन है देवांशु ओबरॉय? क्या कोई वो फॉरेन का इन्वेस्टर है? आगे से दूसरे आदमी ने जवाब देकर कहा, सुना है बहुत खूंखार माफिया है। उसके पास बैठे आदमी ने कहा, नहीं, वो कोई बहुत बड़ा कारपोरेट टाइकून है। वहीं मौजूद आपस में बिल्डर्स और लीडर आपस में कानाफूसी करने लगे थे। वहीं इसी भीड़ के बीच रूहानी और निहाल वर्मा भी मौजूद थे। निहाल के पिता एक बहुत बड़े बिल्डर थे, इसलिए वहीं इस भीड़ के बीच ग्रैंड ओपनिंग की वीआईपी का पास उन्हें मिल गया था। निहाल अपनी उस लाल ओडी में रूहानी को लेकर वहां अपना रुतबा दिखाने आया था। दूसरी तरफ रूहानी ने बहुत ही भड़कीला डिजाइनर गाउन पहना था। वो निहाल के साथ खड़ी होकर सुदेव के उस 12 करोड़ की बिल्डिंग को बड़ी जलन से देख रही थी। तभी रूहानी की आंखें बड़ी करके उसने हैरानी से कहा, ओ माय गॉड निहाल, ये देवांशु ओबरॉय जो भी है, ये सच में कोई बहुत बड़ा किंग है। काश मुझे भी ऐसे किसी अरबपति से मिलने का मौका मिल जाए, फिर तो मैं इस शहर की रानी बन जाऊंगी। तभी निहाल ने अपनी ईगो में जल कर कहा, हाँ हाँ, कोई होगा बुड्ढा जो अपना काला धन यहाँ ठिकाने लगाने आ रहा है। मेरे डैड की कंपनी इससे भी बड़ी है। निहाल और रूहानी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस देवांशु ओबरॉय की दौलत को देखकर लार टपका रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वही फटीचर देव है जिसका उन्होंने कैंपस में सरेआम मजाक उड़ाया था। तभी पुलिस के सायरन भारी इंजनों की दहाड़ के साथ देश का उत्साही काफिला रेड कारपेट के बिल्कुल सामने आकर रुका। सबसे पहले देव के बाउंसर्स अपनी फॉर्च्यूनर से बाहर निकले। उन्होंने तुरंत रेड कारपेट के दोनों तरफ एक लोहे का घेरा बना लिया। पूरे डगलास हाउस के बाहर एक मौत का सन्नाटा छा गया। सारे कैमरे उस रोल्स रॉयस फैंटम की तरफ मुड़ गए थे। सब अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहे थे कि देवांशु ओबरॉय आखिर दिखता कैसा है। रोल्स रॉयस का पीछे का दरवाजा खुला। सबसे पहले इटालियन लेदर का जूता जमीन पर पड़ा और फिर वो इंसान गाड़ी से बाहर निकला। देव, उसने अपने मिडनाइट ब्लू टक्सीडो में अपनी आंखों पर एक हल्का सा डिजाइनर चश्मा लगाया था। बड़े ही खौफनाक और अजय अरबपतियों वाले रुतबे के साथ वो गाड़ी से बाहर निकला। जैसे ही कैमरे की फ्लैशलाइट देव के चेहरे पर पड़ी, वहां मौजूद भीड़ में एक ऐसा भयंकर और कान फाड़ देने वाला शोक दौड़ गया जिसने कई लोगों की पैरों तले की जमीन खिसका दी। उसको देखते ही बिजनेसमैन ने हैरान होकर कहा, ये क्या है?" एक पास बड़े बिल्डर ने कहा, ये लड़का देवांशु ओबरॉय है, ये तो बहुत जवान है। तभी एक लड़के ने देव को पहचान कर कहा, अरे, ये तो विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी का वो लड़का है ना देव। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे भयानक झटका लगा वो रूहानी और निहाल वर्मा को लगा। रूहानी के हाथों में उसका 50,000 का क्लच छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें इतनी बुरी तरह से फट गई कि उसे लगा कि वो बुरे सपने में है। रूहानी के मुंह से हकलाते हुए बहुत ही दर्दनाक और बेबस आवाज निकली। उसने हड़बड़ाकर चीख कर कहा, देव, ये फटीचर देव, ये दिवांशु ओबरॉय है। ये करोड़ों की बिल्डिंग, ये रोल्स रॉयस, ये सब इसका है।
वहीं निहाल की तो हालत और भी खराब हो गई थी। उसके पैर कांपने लगे थे। उसे याद आ गया था कि कल उसी लड़के फटीचर उसे उसने कहा और इसी लड़के के साथ उसकी कलाई को हवा में ऐसे जकड़ा था जैसे उसकी हड्डियां तोड़ देगा। निहाल को समझ आ गया कि उसने किस इंसान से पंगा लिया था। देव ने इन लोगों की उन फटी हुई आंखों और सदमे का पूरा मजा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घमंड, कोई एरोगेंस नहीं था। उसके चेहरे पर सिर्फ एक शांत और खौफनाक बादशाहत थी। देव ने किसी भी तरफ नहीं देखा और वो मुड़ा और अपने रोल्स रॉयस का दूसरा दरवाजा खोला। उसने अपना हाथ बड़े ही प्यार से आगे बढ़ाया और फिर गाड़ी से बाहर निकली सुनैना। सुनैना अपने उस मिडनाइट ब्लू और सिल्वर लहंगे में अपने गले के साथ हीरे की माला पहने बिल्कुल एक साक्षात अप्सरा इस पूरे साम्राज्य की महारानी लग रही थी। जैसे ही सुनैना बाहर आई, कमरे की चमक और भी तेज हो गई। वहीं रूहानी और निहाल की आंखों में अब सच में वो फटकर बाहर आने वाली हो गई थी। निहाल ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, ये तो वो ठेले वाली है। ये इतनी खूबसूरत कैसे लग रही है, और ये इतने महंगे हीरे पहनकर देव के साथ। निहाल की आवाज उसके गले में अटक गई। रूहानी को अपने पूरे वजूद पर, अपनी उस डिजाइनर ड्रेस पर, उस घटिया सोच पर इतनी भयंकर नफरत और जलन होने लगी कि उसका मन कर रहा था अभी के अभी जाकर जहर खाकर मर जाए। उसने जिस देव को सिर्फ एक वेटर समझकर लात मार दी, वो देव आज इस शहर का सबसे बड़ा राजा बनकर उसी ठेले वाली को अपनी रानी बनाकर रोल्स रॉयस में लेकर आया था। रूहानी को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी मर्सिडीज मैकबे से रियांश, विराट, लक्ष्मी जी बाहर आई। लक्ष्मी जी उस कांचीवरम साड़ी में किसी राजमाता की तरह लग रही थी। रियांश और विराट अपने डिजाइनर सूट में देव के दाएं और बाएं तरफ बिल्कुल खूंखार कमांडर की तरह खड़े हो गए। तभी देव ने बड़े ही शांत और सुनैना का हाथ कसकर पकड़ लिया। दुने ने सुनैना की आंखों में देखकर कहा, चलो पार्टनर, तुम्हारे इस साम्राज्य का इनोग्रेशन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। देव और सुनैना मैचिंग लिबास में हाथों में हाथ डाले उस मखमली रेड कारपेट पर चलने लगे। मीडिया के कैमरे उनके एक साथ कदम को कैद कर रहे थे। दोनों तरफ खड़े शहर के वो सारे बिलियनियर, वो विधायक और वो रईसजादे जो कल तक देव को कीड़ा समझते थे, आज वो सब सिर झुकाकर देव के लिए रास्ता छोड़ रहे थे। कोई भी देव की उन खौफनाक आंखों में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रूहानी और निहाल भी उसी भीड़ में दबकर बेइज्जती का घूंट पीकर देव के सामने सिर झुकाकर खड़े रहने की और मजबूर थे। देव ने उनके पास से गुजरकर एक बार भी उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि देव के लिए वो कचरे के समान थे। देव, सुनैना और उनका पूरा परिवार द ग्लास हाउस के मुख्य कांच के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां एक लाल रंग का सिर का रिबन बंधा था। मुनीश ने आगे बढ़कर एक कोने में प्लेट को बहुत ही डिजाइनर कैंची पेश की। मीडिया के सारे कैमरे अब बिल्कुल उसके चेहरों पर फोकस थे। सबको लगा कि देवांशु ओबरॉय खुद उस रेस्टोरेंट का रिबन काटेगा, लेकिन देव ने कैंची नहीं उठाई। देव ने बहुत ही सम्मान और आदर के साथ वो सोने की प्लेट सुनैना की माँ लक्ष्मी की तरफ कर दी। देव ने अपनी भारी लेकिन बहुत ही जज्बाती आवाज में कहा, आंटी जी, सुदेव मेरा नहीं है। इस एम्पायर की नींव आपने और सुनैना ने उस धूप में तपते ठेले पर रखी थी। आपने मुझे एक बेटे की तरह प्यार दिया। आज इस शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स का इनॉग्रेशन आपके इन पवित्र हाथों से होगा। उसकी इस बात को वहां खड़े सारे वीआईपी लोग और मीडिया वाले सुनकर साफ साफ चौकन्ने हो गए थे। वहीं लक्ष्मी जी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांप कर हाथों से वो कैंची उठाई और वहीं मौजूद शहर के सारे बिलियनियर्स, सारे लीडर्स और घमंडी रूहानी ये नजारा देखकर सन रह गए। एक बिलियनियर लड़का अपनी दौलत का श्रेय उस गरीब ठेले वाली औरत को दे रहा था। देव के इस बड़प्पन ने वहां खड़े हर एक इंसान के दिल में उसके लिए खौफ के साथ साथ एक गजब का सम्मान भी पैदा कर दिया। तभी लक्ष्मी जी ने वो लाल रिबन काट दिया। उनके रिबन कटते ही पूरे ग्लास हाउस के बाहर तालियों की एक गड़गड़ाहट गूंज गई और आसमान से फूलों की बारिश होने लगी। इसी के साथ देव ने सुनैना के कान में फुसफुसा कर कहा, मुबारक हो पार्टनर। आगे से सुनैना ने रोते हुए देव का हाथ कसकर पकड़कर कहा, ये सब तुम्हारा है देव।
इसके बाद जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि ग्लास हाउस के अंदर का नज़ारा किसी जन्नत से कम नहीं था। अंदर वो इटालियन ओपन किचन पूरी तरह से चालू था। दुनिया के सबसे बेहतरीन शेफ वहां खड़े थे। पूरे रेस्टोरेंट बड़े ही शानदार और रूहानी वायलिन म्यूजिक के साथ बज रहा था। अंदर मेहमानों के लिए दुनिया भर की सबसे कीमती शैंपेन 5 स्टार खाना परोसा जा रहा था। शहर के मेयर और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देव के पास आए। मेयर ने देव का हाथ मिलाकर बड़े ही चापलूसी से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर ओब्रॉय, आपने तो विशाखापट्टनम का नक्शा बदल दिया। हमें खुशी कि आप जैसे बड़े इन्वेस्टर्स हमारे शहर में आए। आगे से देव ने बड़ी ही प्रोफेशनल खौफनाक मुस्कान के साथ उनसे हाथ मिलाया। देव ने अपनी आवाज में एक ऐसा रुतबा जो सीधा उसके दिमाग पर वार कर रहा था भरकर कहा, शुक्रिया मेयर साहब, लेकिन मेरा यहाँ आना सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं। मैंने इस शहर का वो सारा कचरा साफ कर दिया जो आप लोग सालों से साफ नहीं कर पाए। अब इस शहर में मेरे बनाए हुए रूल चलेंगे, और मेरा पहला रूल ये है कि यहाँ कोई भी इंसान किसी गरीब को या किसी ठेले वाले को परेशान नहीं करेगा, वरना उसका अंजाम भी उस जोगिंदर के शराब के गोदाम जैसा होगा। देव की इस खुली चेतावनी को सुनकर मेयर और पुलिस कमिश्नर के पसीने छूट गए। उन्हें समझ आ गया कि जोगिंदर का अंत किसने किया है। उन्हें यह भी समझ आ गया कि देवांशु ओबरॉय कोई आम बिजनेसमैन नहीं, बल्कि वो साक्षात अजय काल है, जिसके सामने अब सरकार और कानून भी सिर झुकाकर चलना पड़ेगी। तभी देव ने अपना शैंपेन का ग्लास उठाया। उसने मुड़कर सुनैना, रियांश, विराट, लक्ष्मी जी की तरफ देखा। ये वो 4 लोग थे जिन्होंने उसकी फटीचर वाली जिंदगी में उसका पूरा साथ दिया था, और आज वही करोड़ों के सुदेव के तख्त पर इस पूरे राजा के रूप में खड़ा था। तो उसने अपनी दौलत से देव ने मुस्कुरा कर कहा, चीयर्स। आगे से सबने एक खुशी के साथ कहा, चीयर्स टू सुदेव। वो अब पागल खाने की कगार पर पहुंच चुकी थी। उसे लगा कि देव ने उसे सिर्फ जलाने के लिए सब किराए पर लिया है। उसे लगा कि देव कोई बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है, इन सारे अरबपतियों को बेवकूफ बना रहा है। अपने इस खोखले घमंड और पागलपन में रूहानी ने वो कदम उठा लिया जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए नर्क बनाने की तैयारी कर ली। देव ने अभी अपने शैंपेन के गिलास को एक घूंट लिया था। एक तीखी, कर्कश, कान फाड़ देने वाली आवाज जी उस शांत माहौल में गूंज गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, बंद करो ये ड्रामा। यह आवाज इतनी तेज और बेसुरी थी कि वायलिन बजाने वाले के हाथ रुक गए। सारे मेहमानों ने अपने गिलास नीचे कर लिए। सबकी नजरें भीड़ को चीर कर नीचे आ रही उस लड़की पर टिक गई। रूहानी पागलों की तरह अपने उस डिजाइनर गाउन में हाथों को पकड़े भीड़ को धक्के मारकर सीधे रेड कारपेट के बिल्कुल बीचों बीच आ गई। उसका चेहरा गुस्से, नफरत, बौखलाहट में लाल हो चुका था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। निहाल वर्मा जो पीछे खड़ा था वो हड़बड़ा गया। निहाल ने हड़बड़ाकर उसे रोकने की कोशिश करके कहा, रूहानी, ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? लेकिन रूहानी अब किसी की सुनने वाली नहीं थी। रूहानी सीधे देव और सुनैना के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी उंगली देव के चेहरे पर पॉइंट कर रही थी। रूहानी ने शहर के मेयर, कमिश्नर, सारे मीडिया वालों की तरफ मुड़कर पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, क्या जश्न मना रहे हैं आप लोग? आप लोग इस फ्रॉड, इस झूठे और मक्कार इंसान के साथ शैंपेन पी रहे हैं? आप लोगों को पता भी है ये कि इंसान कौन है? उसकी ये बात सुनकर पूरे रेस्टोरेंट में एक मौत का सन्नाटा छा गया। सब लोग हक्के बक्के रह गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की कौन है। इतने बड़े अरबपति देवांशु ओबरॉय को फ्रॉड क्यों कह रही है? मीडिया के कैमरों ने तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दी। फ्लैश लाइट्स रूहानी और देव के चेहरे पर चमकने लगी। रियांश, विराट का खून खोल उठा। वो दोनों आगे बढ़ने ही वाले थे। देव ने बड़ी शांति से उनको अपना हाथ उठाकर रोक दिया। देव के चेहरे पर कोई गुस्सा, कोई घबराहट या कोई अचरज नहीं था। उसके चेहरे पर वही पुरानी अजय और मेंटल डोमिनेंस वाली खौफनाक शांति थी। तभी पुलिस कमिश्नर ने आगे बढ़कर रूहानी पर चिल्लाकर कहा, ये क्या बदतमीजी है? सिक्योरिटी, इस लड़की को बाहर निकालो। ये मिस्टर ओबरॉय का प्राइवेट फंक्शन है। लेकिन तभी रूहानी ने अपनी आवाज को और भी तेज करके कहा, नहीं कमिश्नर साहब, आप मुझे विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी का एक मामूली फटेहाल और 2 कौड़ी के वेटर के सामने ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये इंसान कोई देवांशु ओबरॉय नहीं है। आप लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी है। ये सिर्फ देव है। उसकी ये बात सुनकर मेयर, कमिश्नर ने अचरज से देव को देखा।
तभी रूहानी ने अपनी बात को और भी ज्यादा नाटकीय बनाकर अपनी आंखों में नकल आंसू लाकर कहा, मैं इस इंसान की गर्लफ्रेंड रही हूँ पूरे 1 साल तक। मैंने इस फटीचर के साथ 1 साल गुजारा। मुझे पता है कि इसकी औकात क्या है। इसके पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं होते। इसके जूतों में छेद हुआ करते थे। ये मेरी खुशियों के लिए शहर का एक कॉलेज और रास्ते में रेस्टोरेंट की झूठी प्लेटें उठाता था। इसके पास कल 500 रुपए भी नहीं थे और आज आप लोग कह रहे हैं कि इसने 12 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली। ये 40 करोड़ का क्लब खरीद रहा है। ये रोल्स रॉयस में घूम रहा है। रूहानी ने एक बहुत ही शैतानी घिनौनी हंसी हंसकर पूरे हॉल में देखकर कहा, अरे बेवकूफो, ये तुम सबको पागल बना रहा है। ये कोई अरबपति नहीं, ये एक बड़ा धोखेबाज है। ये या तो किसी का काला धन यहाँ ठिकाने लगा रहा है या फिर इसने किसी बैंक को हैक किया है। ये सारे बाउंसर्स, ये गाड़ियां, ये सब किराए पर है। ये बस मुझे, हाँ, मुझे जलाने के लिए और मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सारा ड्रामा नच रहा है। रूहानी की इन बातों ने वहां मौजूद सारे रईस वीआईपी मेहमानों के दिमाग में शक का बीज बो दिया। उनमें से एक बिल्डर ने अपनी उस बात पर हैरानी से अपने पीछे खड़े बिजनेसमैन से कहा, क्या ये सच है? एक और लड़की ने हैरान होकर कहा, अगर ये 1 साल तक इसका बॉयफ्रेंड था तो इसे इसकी असलियत पता होगी। एक और मोटे आदमी ने कहा, रातों रात 12 करोड़ नगद, सच में कुछ गड़बड़ तो है। लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। जो कुछ लोग मिनट पहले देव के सामने सिर झुका रहे थे, अब वो शक भरी नजरों से देव को देखने लगे थे। रूहानी को लगा कि उसका दांव सही बैठ गया। उसने अपना निशाना सुनैना की तरफ मोड़ दिया। उसने अपनी हिकारत भरी नजरों से सुनैना के उस एमराल्ड ग्रीन ग्राउंड और उसके हीरे के हार को देखा। रूहानी ने सुनैना की तरफ उंगली उठाकर जहरीली आवाज में कहा, और तुम लोग इस लड़की को देख रहे हो? ये कोई महारानी नहीं। ये सरीपुरम के नुक्कड़ पर एक पीली छतरी के नीचे सैंडविच बेचने वाली भिखारिन है। ये ठेले वाली सुनैना है। कल तक फटे कपड़ों में पसीना बहाती थी और आज ये डिजाइनर गाउन पहनकर इस फ्रॉड के साथ खड़ी है। ये दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों मिलकर आप सारे अरबपतियों को लूटने का बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। सुनैना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके दिल में एक आम सी आग डोर गई। उसकी जो लड़की देव के लिए कुछ भी कर सकती थी, वो आज भरे समाज में देव पर गंदे इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सुनैना आगे बढ़ने ही वाली थी। देव ने उसका हाथ बड़े ही प्यार से मजबूती से थाम लिया। देव ने सुनैना की आंखों में शांत रहने का इशारा किया। तभी इस पूरे ड्रामा को देखकर निहाल वर्मा का खोखला अहंकार भी जाग उठा। उसे लगा कि देव को नीचा दिखाने का और अपना कल का बदला लेने का उसे अच्छा जिंदगी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। निहाल भी भीड़ से बाहर निकला और रूहानी के बगल में आकर खड़ा हो गया। निहाल ने अपने बाप के पैसों का रुतबा दिखाकर कहा, रूहानी बिल्कुल सच कह रही है कमिश्नर साहब। मैं निहाल वर्मा हूँ, वर्मा बिल्डर्स का बेटा। मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। यह लड़का एक नंबर का फटीचर और फ्रॉड है। मैं तो कहता हूँ कि इसके पास जो करोड़ों रुपए आए हैं ये पक्का उसी जोगिंदर के है। कल रात जोगिंदर का गोदाम जला और आज सुबह लड़का करोड़ों की बिल्डिंग्स खोल रहा है। हो ना हो, ये अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा गुर्गा है जिसने जोगिंदर को मारकर उसका सारा पैसा लूट लिया है। निहाल की इस बात ने जो पूरे रेस्टोरेंट में बम फोड़ा और अंडरवर्ल्ड और जोगिंदर का नाम सुनते ही मेयर और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट के चेहरे का रंग उड़ गया। कोई भी क्रिमिनल्स के साथ अपनी इज्जत नहीं जोड़ना चाहता था। कमिश्नर ने अब अपनी आवाज में सख्ती लाकर कहा, मिस्टर ओबरॉय, इन दोनों बच्चों का इल्जाम बहुत ही संगीन है। अगर आप सच में कोई वेटर रहे हैं, रातों रात आपके पास इतना पैसा आया है, तो पुलिस को इस पूरे पैसे का सोर्स चेक करना पड़ेगा। मुझे अभी के अभी इस पूरी प्रॉपर्टी के पेपर्स और आपके बैंक अकाउंट्स की जानकारी चाहिए, वरना मुझे इस इनॉग्रेशन को यहीं रोकना पड़ेगा। रूहानी और निहाल के चेहरे पर जीत की एक बहुत गहरी घिनौनी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि उन्होंने देव को चारों खाने चित कर दिया। रूहानी ने अपनी ठोडी हवा में उठा ली, देव की तरफ देखा जैसे वो कह रही हो, अब बता तेरा क्या होगा फटीचर। द पूरे ग्लास हाउस में अब सिर्फ कैमरों की क्लिक क्लिक की आवाज आ रही थी। सब लोग देव की तरफ देख रहे थे कि अब वो घबराएगा या क्या करेगा, भागने की कोशिश करेगा। लेकिन देव के चेहरे पर डर की एक लकीर तो दूर, कोई शिकन तक नहीं आई थी। देव ने सुनैना का हाथ छोड़ा
उसने अपने मिडनाइट ब्लू टक्सीडो के कोट के बटन को बहुत ही शान से खोला। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डाला और देव ने एक बहुत ही धीमी रहस्यमयी आवाज में हंसने लगा। ये कोई घबराहट की हंसी नहीं थी, ये हंसी थी एक शेर तब हंसता है जब वो गिदड़ के सामने अपनी हद में रहने की धमकी देता है। देव की इसी हंसी ने रूहानी के दिल में एक अनजाना खौफ पैदा कर दिया। देव धीरे धीरे चलकर रूहानी के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। देव का वो ओरा, महादेव की वो दी हुई अलौकिक शक्ति अब पूरे हॉल में एक हवा को भारी कर रही थी। देव ने अपनी आवाज को इतना धीमे किया कि लेकिन इतना भारी रखा कि हॉल में खड़ा हर एक इंसान उसे साफ साफ सुन सके। ऐसी आवाज में बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है रूहानी कि तुम आज भी दुनिया की अपनी उस छोटी सी लालची और खोखली नजर से उसको देखने की कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसके बाद देव ने रूहानी की आंखों में सीधा झांक कर कहा, तुमने कहा कि तुमने एक साथ मेरे साथ गुजारा। नहीं रूहानी, तुमने मेरे साथ एक साल नहीं बल्कि मेरे पैसों की कमी के साथ एक साल गुजारा। तुमने कभी मुझे जाना ही नहीं। तुम उस इंसान को जानती थी जो तुम्हारी झूठ की मुस्कान के लिए कैंटीन में अपना खाना छोड़कर तुम्हें पिज्जा खिलाता था। तुम उस इंसान को जानती थी जो तुम्हारी महंगी फरमाइशें पूरी करने के लिए झूठी प्लेटें उठाता था। तुमने एक आशिक को देखा था, लेकिन तुमने कभी देवांशु ओबरॉय को नहीं देखा। उसकी बात सुनकर रूहानी के होठ सूखने लगे। देव की आवाज उसके दिमाग को सुनकर रही थी। देव ने निहाल की तरफ अपनी गर्दन घुमाई। देव ने निहाल के इस हिकारत से देखा कि वो जैसे कोई कीड़ा हो। उसने निहाल की तरफ देखकर कहा, और तुम वर्मा बिल्डर्स के बेटे, तुमने मुझ पर अंडरवर्ल्ड और जोगिंदर के पैसे लूटने का इल्जाम लगाया। तुम्हारी सोच सिर्फ तुम्हारे बाप के ठेकों तक सीमित है। तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को नीचा दिखाने के लिए बाउंसर्स और रॉयल्स लाऊंगा? तुम लोगों की अहमियत मेरे जूतों के धूल के बराबर भी नहीं है। ये कहते हुए देव ने अपना हाथ हवा में उठाया और एक चुटकी बजाई। देव ने बहुत ही कमांडिंग आवाज में आवाज लगाकर कहा, मुनीश। भीड़ को चीरता हुआ देव का सबसे वफादार तेज तर्रार आदमी मुनीश ब्रोकर अपने हाथ में एक बहुत ही हैवी ड्यूटी एप्पल आईपैड और कुछ लीगल फाइल्स लेकर सामने आ गया। मुनीश ने अदब से सिर झुकाकर कहा, यस बॉस। तभी आगे से देव ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, कमिश्नर साहब को इस पूरे शहर को हमारे इस फ्रॉड का सबूत दिखाओ। द ग्लास हाउस की डिजिटल स्क्रीन्स को ऑन करो। कुछ सेकंड में द ग्लास हाउस के उस विशाल कांच की दीवारों पर लगी बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स ऑन हो गई। मुनीश ने अपने आईपैड को स्क्रीन से कनेक्ट कर दिया। मुनीश ने बहुत ही लाउड और प्रोफेशनल आवाज में बोलना शुरू करके कहा, कमिश्नर साहब, मेयर साहब, मीडिया के दोस्तों, इस लड़की ने जो इल्जाम लगाए वो शहर की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। कृपया स्क्रीन पर ध्यान दे। स्क्रीन पर सबसे पहले द ग्लास हाउस की रजिस्ट्री ओनरशिप के पेपर चमकने लगे। उनको दिखाते हुए मुनीश ने कहा, ये रही इस प्रॉपर्टी की लीगल रजिस्ट्री। ये प्रॉपर्टी 12 करोड़ में खरीदी गई और इसका पेमेंट किसी ब्लैक मनी या सूटकेस से नहीं बल्कि सीधे स्विस के एक इंटरनेशनल अकाउंट से हुआ है। ये रहा भारत सरकार के रिजर्व बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेट। ये पूरा पैसा 100% वाइट और लीगल है। ये सब देखकर कमिश्नर और मेयर की आंखें फट गई। स्विस और रिजर्व बैंक का सर्टिफिकेट, ये कोई आम माफिया या गुंडा नहीं कर सकता। तब स्क्रीन पर अब अगली फाइल खुली। तभी मुनीश ने आगे बताकर कहा, यह रहा था ब्लू लाउंज का ट्रांसफर डीड जो कल रात 40 करोड़ में खरीदा गया और इसका टैक्स भी भारत सरकार को एडवांस में मिल चुका है। फिर स्क्रीन पर सुदेव हॉस्पिटैलिटी कंपनी का लीगल रजिस्ट्रेशन सामने आया। मुनीश ने आगे कहा, और ये है वो कंपनी जो आज से शहर पर राज करेगी। दोस्तों, आज हम कहानी को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा जो माइक है वो थोड़ा सा डाउन चल रहा है। तो कल से आपको पूरा एपिसोड हम ज़रूर देंगे।